गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विजय लक्ष्मी। और आज हम देखेंगे हमारा एसएसटी का नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है गवर्नमेंट। ठीक है। गवर्नमेंट के बारे में आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा, टीवी में, न्यूज़पेपर में, सब जगह देखते हो। और जो प्रीवियस क्लासेस थी उसमें भी आपने डेमोक्रेसी, ये गवर्नमेंट जो है उनके बारे में टॉपिक रहेगा गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो होती है वो क्या होती है, गवर्नमेंट किस किस तरह से बनी होती है, क्या क्या उसमें इन्वॉल्व होते हैं, किस तरह से वर्क करती है, ये सारा का सारा हम इसमें देखेंगे। तो इससे पहले हम एक छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, हम ऐसे देखते हैं कि गवर्नमेंट क्या होती है ना। जो एवरी कंट्री होती है, हर जो देश होता है उसको, उसके शासन को चलाने के लिए, लोगों को अच्छी फैसिलिटी अवेलेबल कराने के लिए, लोगों के डेवलपमेंट कराने के लिए जो भी सिस्टम बनाया जाता है उसको रन करने का काम करती है गवर्नमेंट। तो ये सभी जगह होता है, एवरी कंट्री के अंदर होता है। उनकी सेल्फ की अपनी अपनी एक गवर्नमेंट होती है जो अपने देश को चलाती है। ठीक है। तो जैसे एंशिएंट टाइम में जैसे किंग्स होते थे, रूलर्स होते थे, उनकी भी हेल्प करने के लिए मिनिस्टर्स वगैरह होते थे। तो वो उनके एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट होते थे और वो राजा की हेल्प करते थे जिससे वो आगे है अपने जो भी एरिया है उसका डेवलपमेंट कर सके। क्योंकि अकेला जो इंसान है, जैसे राजा हुआ, तो वो अपने पूरे लार्ज एरिया को कंट्रोल नहीं कर सकता। और उसके अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, लोगों के अलग अलग जो रिकमेंडेशन होती है, नीडेड होती है, उन सबको देखने का काम अलग अलग डिपार्टमेंट के पास चला जाता है। तो इसके लिए उनको एक स्पेशल जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाना ज़रूरी था। इसी सीरीज़ के अंदर प्रेजेंट टाइम के अंदर जो कंट्रीज़ होती है उसके लोगों की हेल्प करने के लिए, उनकी प्रॉब्लम्स को समझने के लिए, उनका सॉल्यूशन करने के लिए एंड ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए उनको एक गवर्नमेंट की ज़रूरत होती है। वो अलग अलग फॉर्म्स में होती है और गवर्नमेंट जो होती है वो उनकी हेल्प करती है, लोगों को लोगों के कामों के में हेल्प करती है। तो इसी में आज हम देखेंगे गवर्नमेंट। हमारे जो इंडिया है उसके हम बेसिस पे इसको देख रहे हैं। ठीक है। तो इंडिया है वो एक डेमोक्रेसी कंट्री है जिसके अंदर हमने देख लिया था कि लोग जो होते हैं वो गवर्नमेंट में डेमोक्रेसी में पार्ट करते हैं। ठीक है, भाग लेते हैं। क्योंकि जो भी काम होते हैं वो जनता की भलाई के लिए ही की जाते हैं इसमें। तो जो सारी पब्लिक है उसको ध्यान में रख के ही वर्क किया जाता है, तो इसमें लोगों का भी रोल होता है। तो इसी में देखते हैं। सबसे पहले हम गवर्नमेंट टॉपिक, जो गवर्नमेंट है शब्द, उसका मीनिंग ही देख लेते हैं। ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे पहले हम देख लें। देखो, हमारे यहाँ क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है ना, डेमोक्रेसी इंडिया के अंदर, तो इसके अंदर ये इंडिया है। ठीक है। अब पूरे जो कंट्री को चलाने के लिए एक शासन चाहिए, एक अरेंजमेंट चाहिए, एक ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। ठीक है। तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट है जो दिल्ली में है। ठीक है। अब जो दिल्ली वाली जो गवर्नमेंट होती है वहाँ पे पीएम होते हैं, मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं, वो हमारे जो पूरी कंट्री है उसके लिए पॉलिसीज़ को बनाते हैं, उसको एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है। और वो जो सारे रूल्स होते हैं वो सारे जो स्टेट है वो अपने अपने लोगों के लिए फॉलो करते हैं, जिससे लोगों को सारी जो सुविधाएं हैं वो मिल सके और उनका डेवलपमेंट हो सके। तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इज़ दैट एजेंसी, गवर्नमेंट एक एजेंसी के रूप में या मशीन के रूप में होती है बाय विच स्टेट पॉलिसी, जो स्टेट पॉलिसी, जैसे इंडिया है उसकी भी अपनी अपनी एक पॉलिसी है, तो उस पॉलिसी को आर डिटरमाइंड, जनरल केसेस आर रेगुलेटेड एंड जनरल इंटरेस्ट इज़ अपग्रेडेड। तो जनरल जो लोगों की जो केसेस, लोगों की जो भी समस्याएं हैं उनको ध्यान में रखा जाता है, उनकी मांगों को रेगुलेट किया जाता है और उनका जो इंटरेस्ट है, उनकी जो रुचि है, उनकी जो भलाई के काम है, उनको अपग्रेडेड किया जाता है। तो हमारी जो गवर्नमेंट होती है उसका मेन काम यही होता है कि लोगों के डेवलपमेंट के लिए ओवरऑल वर्क करना। ठीक है। एजुकेशन होता है, उसमें किस तरह से इम्प्रूवमेंट करना है, लोगों को बेसिक फैसिलिटी जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन है वो कैसे अवेलेबल कराना है। जैसे कुछ जगह होती है वहाँ सड़कें नहीं होती, तो वहाँ पे सड़कें बनाना, रेलवे लाइंस नहीं होती है, लोगों को प्रॉब्लम्स होती है, तो वो सब जो काम होता है वो गवर्नमेंट का होता है। इसी तरह से जो हेल्थ केयर है, तो हेल्थ केयर के लिए क्या क्या जो उनको डिसीज़न लेने हैं, कहाँ पे हॉस्पिटल होना चाहिए जिससे सारे लोगों को वो फैसिलिटी मिल सके, उनको ट्रीटमेंट मिल सके। तो ये जो सारे लोगों के जो अपग्रेड करने के लिए, ठीक है, जो भी डिसीज़न लेते हैं वो गवर्नमेंट का काम होता है। ठीक है। तो हम इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन में ये आता है कि जो जनता की भलाई के लिए जो भी काम किए जाते हैं वो गवर्नमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन, एक मशीन होती है। ठीक है। एक ग्रुप होता है
जिसके अंदर बहुत सारे मिनिस्टर होते हैं और वो सब मिलके जनता की भलाई के लिए काम करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम देखते हैं, जैसे अभी कोरोना क्राइसिस चल रहा है, ठीक है, तो हमारी जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने कई जो डिसीज़न लिए हैं कि सबको, जैसे लोग है एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाने लग गए हैं, माइग्रेट करने लगे हैं, उनका जो काम था वो भी बंद हो गया है। तो इसके लिए जो स्टेट गवर्नमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट है वो फैसिलिटीज़ दे रही है गवर्नमेंट को, जिससे उनका काम नहीं रुके। एजुकेशन के लिए वो चाहते हैं कि ऑनलाइन इस तरह का क्लासेस का हो, तो वो सारा अरेंजमेंट होना चाहिए जिससे बच्चों की जो पढ़ाई है वो डिस्टर्ब ना हो। और हेल्थ के लिए भी जो मेडिकल जांचें वगैरह है, फैसिलिटीज़ है, वो सारी की सारी अवेलेबल करा रही है, जिससे सारे जो लोग हैं वो अपना ग्रो कर सकें। तो ये सारे के सारे डिसीज़न कौन लेता है? गवर्नमेंट लेती है, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो मेन होती है। इसके बाद में जो सेंट्रल गवर्नमेंट होते हैं ना, उसके कंपोनेंट्स कौन कौन सी होती है? जो कोई भी गवर्नमेंट होती है ना, वो किन चीज़ों से मिलके बनी होती है, मतलब कौन कौन से इसके पार्ट होते हैं? तो सबसे पहला होता है लेजिस्लेटर, जिसको हम हिंदी के अंदर जैसे बोल देते हैं विधानमंडल या व्यवस्थापिका, ठीक है। लेजिस्लेटर जो जिसका काम होता है फ्रेम लॉज जो भी होते हैं ना, वो उनको बनाने का काम करती है। जैसे कि स्ट्रक्चर बनाती है, कोई भी कानून बनाना है तो उसके लिए पॉलिसी जो होती है, उसका स्ट्रक्चर जो होता है ना, वो लेजिस्लेचर का काम होता है, ठीक है। किस तरह से नीतियाँ बनेंगी, क्या क्या लोगों को फ़ायदे मिलने चाहिए, कौन सा कानून बनेगा जिससे जो जनता का ज़्यादा भला हो सकता है, हमारा जो देश है वो ज़्यादा विकास कर सकता है, ज़्यादा डेवलप हो सकता है। तो ये सारे के सारे जो फ्रेम जो लॉ होता है वो सारा का सारा काम लेजिस्लेचर में किया जाता है। सेकंड कंपोनेंट्स है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव जो होता है ना, उस ग्रुप का काम होता है जो भी लॉज बने हुए हैं, जैसे लेजिस्लेचर ने जो कानून बनाए हैं उनको, लॉ को फॉलो करना, एग्जीक्यूट करना, ठीक है, उसको सिस्टम के अकॉर्डिंग रन करवाना। जैसे अभी जो से कोरोना क्राइसिस चल रही है, तो लोगों के लिए कोई पॉलिसी बनाई है कि जनता के लिए ये नियम बना देते हैं, जैसे मास्क पहनना कंपलसरी है, इज एग्ज़ाम्पल, ठीक है। तो ये फ्रेम लॉ के अंदर आ गया था कि भी मास्क पहनना था। ये एक एग्ज़ाम्पल के लिए है, आपको इजीली समझ में आ जाए कोई चीज़, इसलिए। उसके बाद में एग्जीक्यूट करना, मतलब उस चीज़ को सब लोग जैसे गाइडलाइन उसकी जारी कर देते हैं, और गाइडलाइन में ये बता देते हैं कि सभी जो पर्सन है उनको मास्क पहन के ही बाहर निकलना है। और फिर जो अगर कोई मान लो बिना मास्क के मिलता है तो फिर उस पर टैक्सेस वगैरह भी लगा सकते हैं। तो ये जो एग्जीक्यूट भाई की जो भी लॉ बन गया है उसको काम में लेने का काम है। एग्जीक्यूट करना मतलब उसको आगे सिस्टम में के अंदर कंटिन्यू करना, वो होता है एग्जीक्यूटिव का काम। उसके बाद में होता है जुडिशरी। अगर किसी के पास किसी के साथ अनफेयर होता है तो प्रोटेक्ट लो। तो ये जो भी कानून बने हुए हैं, अगर कोई इनका गलत इस्तेमाल करता है, गलत यूज़ करता है, जिससे जनता है उसका नुकसान होता है, तो उसके लिए वो कोर्ट में जा सकते हैं। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट बना होता है, जो हमारे हाईएस्ट कोर्ट होता है दिल्ली के अंदर, जो इसकी मेन जो है ऑफिस, और उसके बाद में इसकी अदर ब्रांचेस भी होती है, वो हाई कोर्ट जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो सेंट्रल जो गवर्नमेंट होती है ना, तो उसकी जो भी उसने कानून बनाए हैं उनको जो फॉलो कर रहे हैं, रेगुलेशन का जो भी लॉ का रेगुलेशन हो रहा है, उसके बाद में अगर किसी के साथ पे अनफेयर होता है तो वो लोग वहाँ पे कोर्ट में जा सकते हैं जस्टिस के लिए, न्याय के लिए। कोर्ट है वो उनको सिक्योरिटी देता है, सुरक्षा देता है, जो भी अगेंस्ट टू डिस्क्रिमिनेशन हो गया ऐसे, ठीक है। तो जो कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट होते हैं ना, इसके 3 कंपोनेंट इम्पोर्टेंट होते हैं: कानून बनाना, कानून को रन करना, और फिर कानून की केयर करना, ध्यान रखना कि कौन जो है वो कानून को मान रहा है, कौन कानून को नहीं मान रहा है। तो ये जो 3 पार्ट होते हैं, ये तीनों इम्पोर्टेंट होते हैं। तो इसी के सीरीज़ में जो हम फर्स्ट जो टॉपिक है लेजिस्लेचर, उसको देखते हैं, ठीक है। अब जो लेजिस्लेचर होता है उसके अंदर क्या क्या होता है, एक उसके भी 2 पार्ट्स होते हैं। उसको एक तो बोलते हैं फेडरल, ठीक है, फेडरल लेजिस्लेटर होता है, एक स्टेट लेजिस्लेटर। तो फेडरल जिसको बोलते हैं ना, वो होता है संघीय या पार्लियामेंट। आपने पार्लियामेंट का नाम सुना होगा, बुक्स के ऊपर जो फर्स्ट एक डायग्राम भी बना होता है, एक पिक्चर बनी होती है बिल्डिंग वाली, वो पार्लियामेंट की पिक्चर होती है, ठीक है, संसद जिसको हिंदी में बोलते हैं। सारे जो सिस्टम, सारे जो वर्क होते हैं ना, वो पार्लियामेंट से ही किए जाते हैं। तो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटर क्या होता है, जो एवरी जो स्टेट होते हैं ना,
उनके अंदर भी फिर वो कानून जो है वो स्टेट लेवल के जो लॉ बनाने हैं उनका काम स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर किए जाते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अलग अलग आर्टिकल्स लिखे गए हैं। जब मेन कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसके अंदर 395 जो है वो मेन आर्टिकल्स हैं, ठीक है। तो इन आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग ही सारे वर्क, सारे लॉज बनाए जाते हैं, सारा जो सिस्टम है इन्हीं के अकॉर्डिंग वर्क करता है। और ये रिटर्न फॉर्म में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो रिटर्न फॉर्म में है और सबसे लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड है, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है क्योंकि काफ़ी सारे आर्टिकल है इसके अंदर। तो इसी तरह आर्टिकल जो 79 है उसमें लिखा हुआ है कि इंडियन यूनियन विल हैव वन पार्लियामेंट, कि एक पार्लियामेंट होगी, ठीक है। विच विल बी फॉर्म बाय, और ये किससे बनी होगी, द प्रेसिडेंट, एक तो इसके अंदर प्रेसिडेंट होंगे राष्ट्रपति, एंड द टू हाउसेस, और उसके 2 हाउस होंगे जिस लाइक लोकसभा एंड राज्यसभा। तो ये आपको ध्यान में रखना है ये कि कौन से आर्टिकल्स में लिखे हुए हैं, ठीक है। तो कौन से आर्टिकल में लिखा है, प्रेसिडेंट एंड जो 2 हाउसेस लोकसभा एंड राज्यसभा, इन दोनों के अंदर है, ठीक है। तो इसलिए हमारी जो गवर्नमेंट है वो यहाँ से वर्क करना स्टार्ट काम करती है। तो ये जो आर्टिकल्स होते हैं ये लिखे रिटन फॉर्म में है, तो जो हर बार जो भी गवर्नमेंट आती है वो इन्हीं रूल्स को देखती है, इन्हीं रूल्स को फॉलो करके अपना वर्क करती है, जिससे कि उनके जो काम के सिस्टम में कोई चेंजेस नहीं आए, ठीक है। और जो लोग होते हैं वो अपने हिसाब से नहीं कर पाए। इसी के हिसाब से अब देखो प्रेसिडेंट है, ठीक है। तो हमारे जो फर्स्ट जो प्रेसिडेंट थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और अभी जो हमारे प्रेजेंट में प्रेसिडेंट कौन है, डॉक्टर रामनाथ, सॉरी प्रेजेंट में है रामनाथ कोविंद, है ना, रामनाथ कोविंद, ठीक है। ये हमारे प्रेसिडेंट है। तो प्रेसिडेंट जो होता है ना वो भी पार्लियामेंट का पार्ट होता है। प्रेसिडेंट, लोअर हाउस और अपर हाउस, इन तीनों को मिलके पार्लियामेंट बनती है। अगर आपसे कोई पूछते हैं या क्वेश्चन आता है इसके अंदर वन लाइनर वाला कि पार्लियामेंट के बारे में लिखो या पार्ट ऑफ पार्लियामेंट लिखो, तो कंपोनेंट्स ऑफ पार्लियामेंट लिखो, तो पार्लियामेंट के अंदर लोअर हाउस और अपर हाउस और ये प्रेसिडेंट कंपलसरी है, ठीक है। इन तीनों से मिलके बनती है। नेक्स्ट है, हम देखते हैं लोकसभा। जो लोअर हाउस होता है ना, अब इसके जो 2 हाउस हमने देखे थे, अपर हाउस और लोअर हाउस, तो लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा, तो लोकसभा देखो लोअर हाउस होती है और इसको पॉपुलर हाउस भी बोलते हैं। देखो पॉपुलर हाउस क्यों बोलते हैं, लोकसभा के अंदर जो भी सारे पर्सन होते हैं ना उनका जो चुनाव होता है वो हम लोग इलेक्शन करके उनको सेलेक्ट करते हैं। एवरी 5 ईयर के बाद में जब हमारे यहाँ चुनाव होते हैं और हम वोट करते हैं, एमपीज़ के जो उनको एमपी के चुनाव बोलते हैं, हर 5 साल बाद में जब चुनाव होते हैं और एमपी की जो इलेक्शन बोलते हैं ना वो यही होते हैं, और यहाँ से जो एमपी बनते हैं ना वो सारे के सारे लोकसभा में बैठते हैं, ठीक है। तो एवरी 5 ईयर के बाद में ये चुनाव होते हैं और जनता है वो इसमें भाग लेती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है। तो जो पब्लिक इसमें पार्ट करती है तो इसलिए इसको पॉपुलर हाउस भी बोलते जाए, ठीक है। और जो राज्यसभा जो होती है, राज्यसभा के अंदर क्या होता है कि गवर्नमेंट है वो सॉरी जो पब्लिक है वो डायरेक्टली पार्ट नहीं लेती है। तो इसके जो मेंबर होते हैं, लोकसभा के जो मेंबर है वो 552 होते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग 552 मेंबर दे रखे हैं। और जो अभी लास्ट 2019 के अंदर जब इलेक्शन हुए थे उसके अंदर ये 543 सीट्स के लिए इलेक्शन किए गए। अब ये 552 मेंबर ही क्यों होते हैं, देखिए 552 इसलिए होते हैं कि हमारी जो पूरी कंट्री है ना, इंडिया, हमारी जो कंट्री है उसको पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग अलग अलग पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया गया। इलेक्शन जब होता है तो जैसे बीकानेर है, ठीक है, बीकानेर की इलेक्शन भी 2 पार्ट्स में, जैसे कि बीकानेर पश्चिम, बीकानेर पूर्व, ईस्ट वेस्ट, ठीक है, इस तरह से होता है ना। तो राजस्थान के अंदर से 25 जो सीट्स है, हमारा जो पूरा राजस्थान है उसको पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग और एरिया के अकॉर्डिंग उसको 25 एरियाज़ में डिवाइड कर दिया गया है। तो ये जो 552 है इसमें से 25 जो मेंबर हैं वो हमारे
राजस्थान के होंगे अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन और एरिया की, ठीक है। और इसी तरह से जो सारी जो कंट्री है उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया गया और पूरी जो कंट्री है उसमें से 552 जो सीट्स है वो रिज़र्व कर दी गई है। तो जब इलेक्शन होते हैं तो 552 सीट्स पे होते हैं, मैक्सिमम है, ठीक है। तो लास्ट जो हमारा इलेक्शन हुआ था वो 543 सीट्स पे हुआ था, ठीक है। और 543 सीट्स, क्योंकि कुछ सीट्स जो होती है ना वो पहले से फिल थी। अब वो जो ये जो सीट्स है ये किस तरह से डिवाइड होती है, जैसे कि 530 जो सीट्स है ना वो स्टेट कॉन्स्टिट्यूंसीज, मतलब जो राज्य होते हैं ना, एवरी जो स्टेट्स होता है वहाँ से, जैसे इसमें जैसे 530 में से मैंने अभी आपको बताया था 25 जो है ना वो हमारे राजस्थान से सेलेक्ट होके जाते हैं, यूपी से जाते हैं 81, ऐसे अलग अलग, ठीक है। तो सारे जो पूरे कंट्री जो इंडिया है ना उसमें से अलग अलग स्टेट के अंदर से इलेक्शन होते हैं और फिर वहाँ से जो लोग सेलेक्ट होके जाते हैं। 20 जो है वो यूटी, यूनाइटेड टेरिटरीज़, जो हमारे 8 यूटीज़ हैं, ठीक है। पहले ये 7 यूटीज़ थी, उसके बाद में जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख, उन दोनों को यूटी का, जब उनको यूटी बना दिया गया तो वो हमारे यहाँ 9 हो गए थे। लेकिन 26 जनवरी एंड 26 जनवरी को और 2020 को, ठीक है, जो दादरा और नगर हवेली है, दादरा और नगर हवेली और दमन दीव जो यूटी है उनको कंबाइन कर दिया गया, उनको एक बना दिया गया, जिसकी वजह से अभी हमारे 8 यूटीज़ हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कौन कितने यूटीज़ हैं। उसके बाद में जो 2% है उनको एंग्लो इंडियंस बोलते हैं, एंग्लो इंडियंस बोलते हैं। और वो एंग्लो इंडियंस जो होते हैं उनको प्रेसिडेंट जो होता है वो अपनी मर्ज़ी से नॉमिनेट करके भेजते हैं, ठीक है। इलेक्शन वो इसलिए भेजते हैं क्योंकि एंग्लो इंडियंस मतलब ब्रिटेन का हमारे यहाँ पे शासन था, उसके बाद में कुछ जो लोग थे वो यहाँ रह गए। अब उनके जो जनरेशन के लोग जो रहते हैं उनकी जो पॉपुलेशन है फिर उसको भी हमारे गवर्नमेंट में पार्ट मिलना चाहिए, जिससे वो अपने जो कम्युनिटी है उसका भाई उसका रोल प्ले कर सके, उनके डेवलपमेंट के लिए वो प्रोसेस में पार्ट ले सके। तो इसीलिए जो गवर्नमेंट है उनको भी सुविधा देती है कि वो इलेक्शन में पार्ट लें। अगर मान लो उनको इलेक्शन में, क्योंकि उनकी जो संख्या होती है, नंबर मतलब माइनॉरिटी में आते हैं, ठीक है, उनकी संख्या कम होती है तो उनको मान लो सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं, तो जो प्रेसिडेंट होते हैं हमारे राष्ट्रपति जो होते हैं ना वो 2 एंग्लो इंडियंस को चूज़ करके सेलेक्ट करके नॉमिनेट करके भेजते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारे जो सिस्टम के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर जो लोअर हाउस है इसके अंदर 540 जो सीट्स है, और ये स्टेट से जाती है, ये यूटी से जाती है और ये एंग्लो इंडियन से जाती है जो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। तो इतने मेंबर होते हैं हमारे पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के 1 हाउस लोकसभा के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इनका जो इलेक्शन होता है वो किस तरह से होता है। अब जो भी लोग हमने देखे 552 जो लोग हैं वो किस तरह से चूज़ होते हैं, तो इनके लिए चुनाव होता है। अभी हमने देखा था जैसे हमारे राजस्थान में 25 सीट्स पे चुनाव होता है, इलेक्शन होता है, और जनता है वो एवरी 5 ईयर के बाद में उसमें पार्ट लेती है। तो सिंपल सा है कि हम वोट करने जाते हैं और जो भी कैंडिडेट उसमें लिस्ट में होते हैं उनमें से हम किसी को वोट करते हैं और वो सेलेक्ट हो जाते हैं, जीत जाते हैं, जिनको सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं, और फिर वो पार्लियामेंट का पार्ट बनते हैं, ठीक है। और इसके अंदर देखते हैं कि ये तो इलेक्शन होगा, इलेक्शन से चूज़ करके हम भेजते हैं ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजिंग। ये हमने देखा था क्लास 6-7 में भी आता है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजिंग क्या होता है, जो एवरी पर्सन 18+ भाई 18 या 18 से ज़्यादा का जो हो चुका है जिसकी उम्र, वो व्यक्ति वोट कर सकता है, ठीक है। तो उनके लिए वोटर कार्ड होता है, उस वोटर कार्ड से वो वोट करने जा सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी लोग जो बिना किसी कास्ट के, बिना किसी रेस के, बिना किसी जेंडर के भेदभाव के लोग, एवरी जो पीपल है वो जो एडल्ट है वो पार्ट ले सकते हैं। इसके बाद में जो एलिजिबिलिटी है, अब कोई भी जो लोकसभा का मेंबर बनता है, ठीक है, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होते हैं, जैसे 552 जो सीट्स हैं इनके लिए जो लोग चूज़ करके जाएंगे इनकी कुछ ना कुछ तो क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी होती है। तो इनकी एलिजिबिलिटी सबसे पहली ये है कि वो सिटीज़न होना चाहिए इंडिया का। उसके बाद में शुड उनकी जो एज होती है ना वो 25 साल या इससे अबो, ठीक है, 25 या उससे प्लस वाला होना चाहिए, मतलब 24 नहीं होना चाहिए,
शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, मतलब गवर्नमेंट के अंदर जो है उसको किसी भी प्रॉफिट वाले ऑफिस के अंदर नहीं होना चाहिए, मतलब लाभ के पद पे। जैसे मान लो कोई गवर्नमेंट जॉब वाला होता है ना, तो उसको फिर क्या गवर्नमेंट सर्विस है वो छोड़नी पड़ती है जब वो सेलेक्ट हो जाते हैं, तो दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते। शुड नॉट बी बैंकक्रप्ट, मतलब वो दिवालिया भी घोषित नहीं होना चाहिए, जैसे कि बैंक से पैसे लेके और फिर वो दिवालिया घोषित हो जाते हैं ना, तो उसको दिवालिया बोलते हैं, ठीक है। बैंकक्रप्ट्स पेमेंट वापस नहीं चुकाते हैं, और फिज़िकल और मेंटल भी मतलब फिट होने चाहिए, ये इसमें और होता है। तो ये इनकी एलिजिबिलिटी है। उसके बाद में टर्म ऑफ लोकसभा, तो लोकसभा का जो टाइम पीरियड होता है, टर्म होता है, वो 5 ईयर का होता है। देखो बेसिक तो वो 5 साल के लिए इलेक्शन होते हैं, लेकिन कभी कभी कोई और अदर जो रीज़न होते हैं जिनकी वजह से वो टाइम से पहले भी ख़त्म की जा सकती है, और कभी कभी जैसे इमरजेंसी लग जाती है, जैसे दूसरा देश है वो हम पे आक्रमण कर देता है, या कोई और अदर तरीके से अगर इमरजेंसी लगती है तो इसकी टाइम को बढ़ाया भी जा सकता है, ठीक है। लेकिन जो मेन अभी तक जो सिस्टम के अंदर जो लिखा गया है और मेनली जो चल रहा है वो 5 ईयर का टाइम पीरियड होता है। हर गवर्नमेंट होती है वो 5 साल शासन करती है, और उसके बाद में इलेक्शन होते हैं और नई जो गवर्नमेंट है वो बन जाती है, ठीक है। हर 5 साल बाद में इलेक्शन करवाना कंपलसरी होता है। इसके अंदर कैन बी डिज़ोल्व प्री मैच्योरी, जो प्री मैच्योर मतलब टाइम पहले जो टाइम पीरियड होता है ना उससे पहले भी प्रेसिडेंट द्वारा उसको हटाया जा सकता है। जैसे मान लो गवर्नमेंट है वो अच्छे से शासन नहीं कर रही है, अच्छे से रन नहीं कर पा रही है सिस्टम को, तो गवर्नमेंट है उसको अपना प्रूफ जो होता है ना, बिलीफ प्रूफ करना पड़ता है कि नहीं हम सरकार चला पा रहे हैं कि नहीं चला पा रहे हैं, तो इसके लिए प्रेसिडेंट भी उनको हटा सकते हैं। बाकी ये बहुत कम केसेस में होता है क्योंकि इसकी जो प्रोसेस होती है वो काफ़ी लंबी होती है। तो बेसिकली जो इनका होता है 5 ईयर का होता है टारगेट। इनके जो सेशन अब जो काम करते हैं ना, इनके सेशन किस तरह से होते हैं, जिसको सत्र बोलते हैं, ठीक है। सेशन अभी हमारे गवर्नमेंट का सेशन आने वाला है, आप लोग न्यूज़पेपर में देखना। सेशन ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा कैन बी कॉल्ड बाय द प्रेसिडेंट, तो जो भी सेशन बुलाने का काम करता है वो प्रेसिडेंट करता है, ठीक है। और इनके स्पीकर होते हैं, हेड होते हैं, वो इसकी जो सेशन होते हैं ना उसकी मीटिंग का हेड होते हैं। तो जो मीटिंग बुलाने का काम करते हैं वो प्रेसिडेंट करते हैं। देयर शुड नॉट बी डिफरेंट ऑफ 6 मंथ इन द 2 मीटिंग्स ऑफ लोकसभा, अब जो भी मीटिंग होती है ना उनमें 6 मंथ से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, मतलब एवरी 6 मंथ के बाद में एक सेशन उनको बुलाना चाहिए, जिससे क्या 6-6 महीने का गैप होता है ना, तो वो काम को करने में ईजी आसानी रहती है, और लोग है वो अच्छे से रूल्स को रेगुलेट कर सकते हैं, और जो अटके हुए बिल होते हैं उनको भी वो पास करवा सकते हैं। तो ये एक छोटा सा स्ट्रक्चर था, और आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद की जो नेक्स्ट डिस्कशन है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।